11 अक्टूबर को कोयटा में पीडीएम का पहला जलसा होगा। वो ऐसा जलसा होगा इंशाअल्लाह ताला, वो पाकिस्तान की सियासत का एक नई तारीख रकम करेगा और ये फिर जलसों का एक तवातर होगा, एक सीरीज होगी जलसों की जो कि तमाम सूबों में होगी। अब ये तहरीक इंशाअल्लाह सिलेक्टेड नाअहल नालायक हुकूमत की इख्तिताम तक जारी रहेगा। इनकी पुष्पनाही छोड़ दो, ये सियासी जंग है, ये खुदा न खास्ता कोई इदारों से जंग नहीं है, इमरानी टोले से जंग है। आज इस हुकूमत ने जो सियासी इंतशार पैदा किया है, जो जमहूरियत पे हमला किया है, उससे ज्यादा इकोनॉमिक डेमोक्रेसी पे हमला किया है। इस मुल्क के अंदर गरीब आदमी के लिए, कमजोर आदमी के लिए जिंदा रहने का हक छीन लिया गया है। ये हुक्मरान अपनी नाअहली और नाकामी का मलबा कौमी इदारों पर फेंक रहे हैं और इनके वुज़रा रोजाना कौमी इदारों को मुतनाज़ा बना रहे हैं। अपने राब्ता अवाम मुहिम को एक आखिरी शक्ल देंगे और फिर ये काफिला उस दिन रुकेगा जिस दिन इमरान अहमद न्याजी को रुखसत करके इस मुल्क में अवाम की मंशा से आज़ाद मुनसिफाना इलेक्शन होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप लाइव प्रोग्राम देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। अभी आप अपोजिशन को सुन रहे थे। अपोजिशन का एहतजाज जो है वो फाइनलाइज होता चला जा रहा है और अक्टूबर में वो पहला जलसा करेंगे। 11 अक्टूबर को बलूचिस्तान से उसका आगाज़ करने जा रहे हैं, कोयटा से, और फिर आहिस्ता आहिस्ता ये पूरे मुल्क के अंदर अपनी एहतजाजी तहरीक को आगे बढ़ाएंगे। कोयटा बलूचिस्तान में जो अहम किरदार अदा कर सकती हैं वो वहाँ की कौमी जमातें हैं, कुछ कौम परस्त जमातें हैं, उनके अलावा मौलाना फजलुर रहमान साहब वहाँ पे अहम किरदार अदा कर सकते हैं और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज अगर थोड़े थोड़े बंदे लेकर आएंगी तो वहाँ एक बड़ा जलसा कोयटा में हो सकता है। लेकिन 10 जमाती इत्तेहाद क्या इमरान खान साहब की गवर्नमेंट को टॉपल कर सकता है? क्या इमरान खान साहब की गवर्नमेंट को हटा सकता है? और वो शहबाज शरीफ साहब जिनके बारे में कहा जा रहा था कि अदालत दबाव में आ गई, आज जो खबर सामने आई उसके मुताबिक शहबाज शरीफ साहब के वकला ने अपनी जमानत की दरखास्त वापस ले ली थी, वो प्ली ख़त्म कर दी थी जिसके ऊपर वो जमानत मांग रहे थे। तो ऐसी सूरत हाल में लोगों को बताते कुछ हैं, होता कुछ है, तो ऐसा क्यों किया जाता है? ये तो गुमराह करने वाली बात हुई कि अदालत के ऊपर एलिगेशन लगा दिया कि अदालत कमज़ोर पड़ जाती है, अदालत जो है वो इंसाफ नहीं कर पाती, अदालत की मजबूरियां हैं। लेकिन हुआ क्या कि पेशी के मौके पे ऊपर बजाय इसके कि वो दिफा करने की बजाय शहबाज शरीफ साहब ने अपने मौक़िल के लिए सुप्रीम कोर्ट से ज़मानत के असूल का दरवाज़ा भी बंद करवा लिया और किया भी ये कि जो फ़रार का रास्ता है वो इख्तियार किया और ज़मानत जो है वो वापस ले ली और इस वजह से शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो अब गिरफ़्तार हैं और मुमकिन है उनकी गिरफ़्तारी जो है वो तूल पकड़ जाए। शहबाज शरीफ साहब कल मैंने आपको बताया था कि जब नैब के दफ्तर में गए तो खासे गुस्से में थे और उनका आर्गूमेंट भी हुआ नैब के अफसरान के साथ, लेकिन आज उनका रिमांड जो है वो मिल गया उनको और ये आप फाइल फुटेज देख रहे हैं शहबाज शरीफ साहब की। अब इनको अदालतों में पेश किया जाएगा, इनका एहतसाब होगा, इनको जवाब देना पड़ेगा उस सारे मामलात में जिसके सबूत नैब के पास मौजूद है। मेरे ख्याल में नैब की तारीख का जो मजबूत तरीन केस है और जो एक बेहतरीन केस है जिसके अंदर सारे सबूत मौजूद हैं और भागने का कोई रास्ता नहीं है सिवाय इसके कि कोई आपको NRO दे दे, वो ये केस है जो शहबाज शरीफ साहब के ऊपर, उनकी फैमिली के ऊपर इस वक्त बना हुआ है। नवाज शरीफ साहब को वापस लाने का फैसला एक मरतबा फिर किया कैबिनेट ने। वो पहले ये फैसला कर चुके हैं लेकिन अब बरतानिया को दोबारा ख़त लिखा जाएगा, दबाव डाला जाएगा बरतानिया पे कि आप मियां नवाज शरीफ को वापस दे। वो यहाँ पे सज़ा काट रहे थे, इलाज के लिए गए थे, वो इलाज नहीं करवा रहे, वो सेहतमंद है। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा सवाल पैदा हो जाता है कि पाकिस्तान की जो अहलियत है वो क्या है? यानी एक अकेला आदमी आपको धोखा देता है, अपने प्लेटलेस की गेम चलाता है, आपको समझ नहीं आती और फिर वो पाकिस्तान से बाहर चला जाता है और आप सारे जो है वो बाकायदा आप लिख के देते हैं, उसके अंदर एक अदालत के ज़मानत के कागजात भी मौजूद हैं और दूसरा कैबिनेट का फैसला भी मौजूद है कि हम इनको इलाज के लिए पाकिस्तान से बाहर भेज रहे हैं। तो फिर इसका मतलब है कि आप सारे नाअहल हैं और वो अकेला अहल आदमी है जिसने आप सबको चक्कर दिया और पाकिस्तान से बाहर चला गया और अब आप उसको वापस बुलाना चाह रहे हैं। नवाज शरीफ साहब को वापस बुलाने के पीछे एक और मकसद ये भी है कि नवाज शरीफ साहब जब तक पाकिस्तान से बाहर रहेंगे वो बहुत ज़ोर से बोलेंगे और ऐसी बातें बोलेंगे जो पाकिस्तान के इदारों के ख़िलाफ़ होंगी। आज फजलुर रहमान साहब ने जिस तरह के अल्फाज इस्तेमाल किए, अगर कोयटा जलसे में इस किस्म के अल्फाज इस्तेमाल होते हैं तो पाकिस्तान और पाकिस्तान के इदारे एक नई मुश्किल में पड़ जाएंगे और पाकिस्तान की पूरी सियासी जितनी हरारकी है वो सारी की सारी मुश्किल में पड़ जाएगी। इवन मौलाना फजलुर रहमान साहब की वजह से अपोजिशन की जमातें भी मुश्किल में पड़ सकती हैं। ये
एक स्टेप नहीं 2-4 स्टेप आगे जा चुके हैं। यानी मौलाना साहब ने यहाँ तक कहा पाकिस्तान की फ़ौज को मुखातिब करते हुए कि हम आपका वो हाल करेंगे जो अफगानिस्तान में अमेरिका का हुआ है। यानी ये अंदाज़ा करें कि वो किस नहज पे कहाँ पहुँच गए हैं, किसको मुखातिब कर रहे हैं, पाकिस्तान की फोर्सेस को, उनको मुखातिब कर रहे हैं जिन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं, उनको मुखातिब कर रहे हैं जिन्होंने फाटा के अंदर अमन लेकर आए, उनको मुखातिब कर रहे हैं जो कबायली इलाकों में अमन लेकर आए, उनको मुखातिब कर रहे हैं जो स्वात में अमन लेकर आए, उनको मुखातिब कर रहे हैं जिन्होंने पूरे पाकिस्तान में दहशतगर्दी की लड़ाई लड़ी है, उनको मुखातिब कर रहे हैं जो सरहदों का तहफ़्फ़ुज़ करते हैं, उनको मुखातिब कर रहे हैं जो 22,000 फुट की बुलंदी पे खड़ा होकर बर्फ़ के अंदर रात भी वहाँ गुजारता है और दिन भी वहाँ गुजारता है। उनको ये कह रहे हैं कि आपका वो हाल करेंगे कि जो अमेरिका का हाल हुआ है अफ़गानिस्तान में। तो मौलाना साहब ये चैलेंज जो आपने दिया है पाकिस्तान की फ़ौज को, हमारी तो समझ से बाहर है और देखना यह है कि अपोजिशन मौलाना साहब के इस चैलेंज के साथ खड़ी होती है या नहीं होती। हमारे साथ जो मेहमान मौजूद है मैं तारुफ करवा दूँ। सदाकत अली साहब, मेंबर कौमी असम्बली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। सेनेटर निहाल हाशमी साहब, PMLN से आपका ताल्लुक़ है, बहुत शुक्रिया आपका। और नवाब तैमूर तालपुर साहब, मिनिस्टर हैं सिंध से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। नवाब साहब बहुत शुक्रिया आपका भी ज्वाइन करने के लिए। नवाब साहब मैं आपके पास पहले आ जाता हूँ क्योंकि इस वक्त जिसका स्टेटमेंट हमें सबसे ज़्यादा बैलेंस्ड लग रहा है और जो पॉलिटिकल बात कर रहे हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस नहज पे मौलाना फजलुर रहमान साहब, जब अमेरिका वाली हालत जो अफगानिस्तान में अमेरिकन फ़ौजियों की हुई है, वो पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान फ़ौज को वो धमकी दे रहे हैं, तो आपके ख्याल में आप इस आर्गूमेंट के साथ खड़े हो सकते हैं, इस वायलेंट आर्गूमेंट के साथ आप खड़े हो सकते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं नहीं समझता कि कभी भी किसी अपने इदारे को हमें मलाइन करना चाहिए, पर आपको ज़रूर देखना चाहिए वो जो इमरान खान साहब ने स्पीचेस की थी, ना कि सिर्फ नेशनल मीडिया पर, इंटरनेशनल मीडिया पर जो हमारे फ़ौज पे तोहमत और इल्ज़ाम लगाए थे, CNN पर, BBC पर, तो मेरे ख्याल से नवाज शरीफ ने उसके लेवल में तो बहुत कम बात की है। उस किस्म की बातें नहीं की जो नेशनल इंटरेस्ट के ख़िलाफ़ होती थी, जो इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर बनने से पहले करते थे। पहली बात। दूसरी बात, इस एक ऐसे लेवल पर लिया गया है और ऐसे लेवल पे हम लेके गए हैं सारी अपोजिशन जमायतों को, जो एक रिकॉर्ड न्यायी काम कर दिया है PTI की हुकूमत में। पहले कभी इस तरह का कुछ हमने देखा नहीं है। ठीक है, नाराज़गियाँ होती थी, केसेस होते थे, हर चीज़ चलती थी, पर कम से कम नेशनल असम्बली के अंदर जनरल मुशर्रफ के टाइम पर भी बोला सबने को दिया जाता था। ये तो पहला रवाज आ गया है कि आप अपनी नेशनल असम्बली के अंदर पार्लियामेंट्री लीडर्स को, अलग अलग पार्टीज़ को, उनको बोलने नहीं दे रहे, काला कानून ला रहे, तो आप चाहते भी नहीं कि आवाम तक आवाज़ पहुँचे कि ये क्यों हुआ और ये कैसे हुआ और ये क्या हो रहा है। किस तरह से आप एक सिटीजन को महीनों महीनों लेके बगैर किसी वारंट के, बगैर किसी चीज़ के अरेस्ट करके रखते, तो आप चीज़ें ऐसी कर रहे हैं जो अगेंस्ट द सॉवरेनिटी ऑफ आवर नेशन एंड अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। फिर आगे से फ़ौज जैसा इदारा जो मैं समझता हूँ पाकिस्तान का सबसे रिस्पेक्टेड इदारा है, जिसकी इतनी इज्जत है, जब भी कोई मसला मसाइल होते हैं हमें सिर्फ ना कि जंग की सूरत में कोई डिज़ास्टर आ गया, फ्लड्स आ गए, तूफ़ान आ गया, तो हर सिचुएशन यही हमारे फ़ौजी भाई हमारे साथ खड़े होते हैं, अपनी जान की परवाह ना किए हुए आगे आ जाते हैं। आज उन लोगों को मलाइन किया जा रहा है। शेख रशीद जैसा आदमी जो कि अपने आप को कभी गवर्नमेंट का स्पोक्स पर्सन बनाता है, कभी हमारे फौजी इदारों का स्पोक्स पर्सन बनाता है, तो वो एक बहुत ही गलत काम कर रहा है। वो एक बहुत ही अच्छे इंस्टीट्यूशन को पोलिटिसाइज कर रहा है। वो ये दिखा रहे हैं। नवाब साहब मैं मादरत आपको मैं आपको रोक रहा हूँ, मादरत आपसे पहले, लेकिन शेख रशीद ने कभी नहीं कहा कि वो पाकिस्तान की फ़ौज का हल करेगा। जो बात की है मौलाना फजलुर रहमान साहब ने, वो तो अब सुनवाई भी नहीं जा सकती, वो तो बहुत शिद्दत के साथ कर गए। मैं उसके ऊपर आपका आर्गूमेंट चाह रहा हूँ कि मौलाना फजलुर रहमान साहब को आप लोग रोकेंगे कि मौलाना साहब ये ना करें, आप ये नहीं बनता आपका, क्योंकि अब आप एक मुश्तरका प्लेटफॉर्म के ऊपर हैं। पहली बात तो मुझे पता नहीं है कि मौलाना साहब ने क्या कहा है और कौन से लफ्ज़ इस्तेमाल किए हैं, तो मैं उसके लिए आई एम नॉट वेरी क्लियर अबाउट इट। पर ऑफ कोर्स चले मैं आपको एक जुमला छोटा सा तो मैंने आपको बता दिया ना कि उन्होंने कहा, उन्होंने बड़ा क्लियरली कहा कि जो अफगानिस्तान में अमरीकियों का हाल हुआ है वो आपका पाकिस्तान में होगा और हम करेंगे। नहीं जी, ये तो हम अपनी एजेंसीज को, अपनी फ़ौज को बिल्कुल भी मलाइन नहीं कर सकते। और मेरे ख्याल से अब सबको साथ बैठ के एक रखना चाहिए लेवल के क्या बात की जाए और किस तरह की जाए, और सियासत से इन चीज़ों को बाहर रखा जाए जिस तरह हम चाहते हैं, जिस तरह के आईन पाकिस्तान कहता है कि फ़ौज को सियासत से बाहर होना चाहिए, उसी तरह से हमें भी ये रियलाइज करना चाहिए। आपने बड़ी सेन बात की है, आपने बात बहुत ठीक की है कि जिस तरह
जिस तरह से शेख रशीद साहब को नहीं चाहिए कि वो इदारे को इन्वॉल्व करें और उसको पॉलिटिसाइज करें और वो ज़्यादती कर रहे हैं इदारे के साथ, वैसे ही मौलाना साहब को भी चाहिए कि वो ना करें। शेख रशीद साहब को समझाने की जिम्मेदारी जो है वो हुकूमत की होनी चाहिए, लेकिन मौलाना साहब आपके साथ खड़े हैं, आप उनको नरम कर सकते हैं या उनको कायल कर सकते हैं, या अगर वो कायल नहीं होते तो उनके इस हार्ड स्टांस के साथ आप खड़े हो सकते हैं। देखिए जी, जो भी होगा, कोई मौलाना साहब का या नवाज शरीफ का कोई फैसला नहीं होगा, फैसला एक जॉइंट फैसला होगा और होना चाहिए। मेरे ख्याल से हम सब जमातों को एक बार फिर से साथ बैठना चाहिए और एक SOP बनानी चाहिए, क्या कहना है, किस तरह कहना है और कहाँ तक हिट करना है। हमारा जो झगड़ा है असूलों के ऊपर, मौक़िफ़ के ऊपर है, ज़्यादती के ऊपर है, और वो ज़्यादतियाँ जो PTI की हुकूमत इमरान खान हमारे साथ कर रहा है, हमारे साथ करा रहा है, जिस तरह से उसने जो पाकिस्तान की आवाम का हाल कर दिया है, कहाँ इन्फ्लेशन पहुंच गई है, कहाँ कीमतें पहुंच गई हैं। ठीक है नवाब साहब, ठीक है, मैं समझ गया हूँ कि मौलाना साहब के उस स्टांस के साथ खड़ा होना पीपल्स पार्टी के लिए भी बहुत मुश्किल है, जो हमेशा से एंटी एस्टेब्लिशमेंट पार्टी के तौर पर अपने आप को उसने रजिस्टर्ड किया। निहाल हाशमी साहब, कितना मुश्किल आपके लिए कि नवाज शरीफ साहब तो एक स्टेप तक आए थे, मौलाना साहब तो बहुत आगे निकल गए, और मेरे ख्याल में ये ज्यादती है, ये नहीं होना चाहिए। आप मौलाना साहब को कैसे कायल कर सकते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं तो समझ रहा था कि आज आप बात करेंगे आटे पे, चीनी पे, गैस पे, पेट्रोल पे। आज आप बात करेंगे कि शहबाज शरीफ साहब की जो बेगम है उनको और उनकी बेटी को जो वारंट इशू किया गया, उनको जो हिरासत किया गया। आप तो मुझे लगता है पेट्रोल लेके आ गए हैं कि पाकिस्तान में सियासी जमातों को, पाकिस्तान में दीगर लोगों को आपस में उलझा दें। देखिए, पाकिस्तान को अभी एक फायरमैन की ज़रूरत है, फायर ब्रिगेड की ज़रूरत है। पाकिस्तान को अभी इस तरह निहाल भाई, ये जुमला मैंने तो नहीं बोला ना, मौलाना साहब ने बोला। नहीं, प्लीज प्लीज इमरान खान साहब, आपका जो लबो लहजा था, जो इस अंदाज में आपने तैमूर साहब को भी घेरने की कोशिश की है, या तो तकसीम दर तकसीम कराएं या उलझा दें। नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि हमारा मुल्क है, ये हमारा मुल्क है भाई, आपके लिए हम अपने मुल्क को सही रखें, हमारे मुल्क में अमन हो, हमारे मुल्क में खुशहाली हो, हमारे मुल्क में हर इदारे अपने हुदूद में काम करें, हमारे मुल्क में भाईचारा हो, हमारे मुल्क से महंगाई का खात्मा हो, बेरोजगारी का खात्मा हो, पूरी दुनिया में हमारी इज्जत और वक़ार हो, और इसकी जिम्मेदारी हुकूमत पे होती है। आपने पूछा इमरान खान साहब के हवाले से कि पार्लियामेंट कहाँ पहुँच गया है, महंगाई कहाँ पहुँच गई है। ये जो पार्लियामानी डेमोक्रेसी है, उसमें अपोजिशन और गवर्नमेंट के साथ मिलकर चलना होता है, तो ही रियासतें आगे बढ़ती हैं। किसी को आप अगर माइनस कर दें, हम सब उतने ही पाकिस्तानी जितने आप हैं, जितने इमरान खान साहब हैं, जितने तैमूर भाई हैं। तो मैं ये समझता हूं कि हमें पॉजिटिव नोट के साथ अपने प्रोग्राम्स करने चाहिए। निहाल भाई, पॉजिटिव हो नहीं सकता। मैंने भी नहीं देखा है मौलाना साहब ने पे कि मौलाना ने क्या कहा, मौलाना ने नहीं कहा है। मेरी अर्ज़ सुने निहाल भाई, प्रोग्राम के तवज्जुह से लाखों लोगों को ये पैगाम पहुंचेगा। निहाल भाई, बात मैं समझता हूं कि ये मुनासिब चीज। मौलाना साहब के लोग इसको सोशल मीडिया पे वायरल कर रहे हैं। मेरी अर्ज़ सुन लें अब आप। मैं आपसे गुजारिश ये कर रहा हूं कि हुकूमत की कितनी बुरी कारकर्दगी है, ये हुकूमत से पूछूंगा। आपसे ये जानना चाहता हूं, आप एक एहतजाज कर रहे हैं, आपके अंदर एक आदमी ऐसा है जिसके हाथ में पेट्रोल है और वो आग लगा रहा है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि आप आग लगाने में शामिल होंगे या फायर ब्रिगेड बनेंगे और मौलाना साहब को मना करेंगे, ये जानना चाहता हूं। मैंने तो आपको पहले ही कहा है कि हम पाकिस्तान के, मगर तैमूर ने जो बात किया है कि ये जो अपोजिशन की जद्दोजहद है, ये फर्द वाहिद का नहीं, यह इज्तिमाई काम है, और इसमें सारे मिलके बैठेंगे। जो हमारा रहबर कमेटी है वो फैसले करेंगे, वो लाइन ऑफ एक्शन देंगे। और पाकिस्तान में अगर इज़हार आज़ादी की हक हासिल है तो हर आदमी को बोला जाता है, हर आदमी बोलता है, और आप भी बुलाते हैं, प्रोग्राम भी होते हैं, लेकिन धमका नहीं सकते आप, कतगन नहीं लगा सकते आप, इदारों को धमका तो नहीं सकते। निहाल भाई, इदारों को आप मुझे क्यों कह रहे हैं? मैंने तो कभी नहीं कहा। निहाल भाई, आपका सॉरी, आप माजी में चले गए, मैं आप माजी में चले गए, मैं आपको ये नहीं कह रहा, मैं मौलाना साहब की बात कर रहा हूँ कि आप धमका नहीं सकते। आप मौलाना साहब के नुमाइंदे को बुलाइए, वो ज्यादा बेहतर बता सकेंगे। मेरे ख्याल में उनको बुलाने का मतलब ये है कि आप प्रोग्राम ही बंद करवा देंगे पक्का। हम तो सिर्फ डिस्कशन कर रहे हैं ना, वो यहाँ पे जनाब, वो अब तो उनकी, मैं ये कह रहा हूँ कि क्या आप, मैं आपको ये कह रहा हूँ निहाल भाई, नहीं, मैं आपको ये कह रहा हूँ, मेरा कंसर्न ये है कि दो पाकिस्तान, निहाल भाई, दो पॉलिटिकल पार्टीज ऐसी मेरे पास मौजूद हैं जो नेशनल लेवल की पार्टीज हैं कि वजीर आजम कई मरतबा रह चुके हैं और ज्यादा लोग रह चुके हैं। मैं इसलिए आपको बार बार जहमत दे रहा हूं कि आपके अंदर ये कैपेसिटी है, आप नेशनल इश्यूज को बेहतर जानते हैं। आपका एक ऐसी पार्टी जो छोटी पार्टी है, जो उतनी बड़ी नहीं है,
वो एक ऐसी लाइन ले रही है आप लोगों की ताकत का फायदा उठाते हुए, जो लाइन पाकिस्तान को सूट नहीं करती, मुझे ऐसा लगता है। तो क्या आप उनको राह रास्त पे लाने के लिए कोशिश करेंगे? आप जमा खातिर रखें। मोहम्मद नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान के सबसे बड़े डिफेंडर हैं। वो पाकिस्तान को मजबूत करने के लिए बड़ी कुर्बानियां दी उन्होंने। आप इस किस्म के स्टेटमेंट को इंडोर्स नहीं करेंगे। बनाया, आप जमा खातिर रखें। उन्होंने सब कुछ करना है मुल्क को। हम मुल्क को किसी गलत रास्ते पे नहीं जाने देंगे इंशाअल्लाह। जी ठीक है, चलें मैं अब आ जाए इनके पास। सदाकत वासी साहब, आज भी आपका टॉपिक ये था नवाज शरीफ साहब को वापस कैसे लाएं। क्या हो गया आप लोगों को? कुछ अपने बारे में बताएं, कुछ करके बताएं। आपने आटे चीनी की इंक्वायरी की, उसके बारे में कुछ नहीं बताया। जैसे निहाल हाशमी साहब कह रहे थे वो सारे इश्यूज पेंडिंग है, उनके बारे में आप बताते कुछ नहीं है। हमें पता चलता है कि नवाज शरीफ को वापस लाने के लिए दोबारा खत लिखेंगे। क्या गवर्नमेंट के पास करने के लिए यही एक काम रह गया है? इमरान साहब बहुत शुक्रिया। एक दो जुमले जो आपने डिस्कशन किया उससे मैं उसके बारे में बात कर लूँ। नवाज शरीफ साहब आज से कुछ दिन पहले बड़ा आईने पाकिस्तान की बात कर रहे थे। दो मेरे भाई जो आप इससे पहले बोले, इनको बताएं कि आईने पाकिस्तान के अंदर रह के आप हमारी अफवाज पे और हमारे इदारों पे तनकीद नहीं कर सकते। वो तनकीद करने का मतलब है, और ये जो आपने जुमला सुनाया इसका मतलब है खुदा न खास्ता पाकिस्तान में आइन से बाहर की कोई चीज़, वो कोई इस तरह की बात जो जैसे आपने कहा वायलेंस वाली बात, तो ये सर ये मकबूल नहीं हो सकती पाकिस्तान में। देखें मैं आपको एक चीज़ और क्लियर कर दूं कि इस किस्म का कोई भी स्टांस पाकिस्तान में मकबूल नहीं हो सकता। आप कैसे पाकिस्तान की फोर्सेस को मलाइन कर सकते हैं? गैर आईनी है, गैर आईनी भी है, गैर मकबूल भी है, गैर मकबूल भी है। पाकिस्तान के रियासती इदारों के बारे में इस तरह की बात करें जो खुद नैब के मुल्ज़म हैं, और जो मियाँ नवाज शरीफ साहब ने भी बातें की, वो देखें ना, रात के अंधेरे में उनका बयानिया है कि हमें माफ़ करो, और दिन के रोशनी में उनका बयानिया है कि वोट को इज्जत दो। तो ये सारी बातें सबको पता हैं। मैं समझता हूँ कि जहाँ तक आपका सवाल था उस पर मैं आ जाता हूँ कि जी हम क्यों मियाँ साहब को लाना चाहते हैं। इमरान खान साहब, अगर आपको याद हो तो हमारा इलेक्शन का नारा था कि 2 नहीं 1 पाकिस्तान, कानून की नज़र में सब बराबर। हम कहते थे कि ये पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, ये ख़ानदानों के गिर्द गिरी हुई हैं, और वो ख़ानदान जो है वो बादशाह की तरह, मतलब एक उनके पास इक़्तिदार है, आम लोग पीछे हैं, और फिर 2 कानून हैं, अमीरों के लिए और कानून है और गरीबों के लिए और कानून है। मुझे एक बता दें, पाकिस्तान हुकूमत के लिए एक है और अपोजिशन के लिए एक है, ये भी शामिल कर लें आप। क्या ये शामिल कर लें कि हुकूमत के लिए एक कानून है और अपोजिशन के लिए दूसरा कानून है, इसको भी जमा रखें बीच में। चले ये आपकी उस्मान बुज़दार के लिए कानून अलग है, शहबाज शरीफ के लिए अलग है, ये भी बीच में रखें आप। ये भी बात करते हैं। मैं ये कहना चाहता हूं कि नवाज शरीफ साहब जो एक अदालतों से मुजरम डिक्लेयर किए हुए हैं, जो इंसाफ की और रहम की अपील करके बाहर गए हुए हैं, वो अदालतों को मतलूब है, इश्तिहारी है, मफरूर हैं। क्या उनको ये हक है कि वो पाकिस्तानी अदालतों पे और पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट पे इस तरह की बात करें? मुझे आप ये बता दें कि उस नवाज शरीफ जो सर आपने उनको हक दिया, अब वो जो मर्जी करें सर ना, ये तो ज्यादती कर रहे हैं आप। आपने उनको हक दिया है, अब वो जो मर्जी करें। क्या चीज? आपने खुद उनको हक दिया है, आपने उन्हें पाकिस्तान से निकालने के लिए पूरा सहूलतकारी की है उनकी, अब वो चले गए हैं तो अब आप शोर मचा रहे हैं। सर आपका नहीं बनता, रोना बनता है पाकिस्तानी अवाम का या बाकी लोगों का, आपका रोना बनता ही नहीं है। इमरान वापस लेके आएंगे। मेरी एक बात तो जाने देना, वो मेरी बात ये है कि क्या नवाज शरीफ साहब का ये हक है इखलाकी, आइनी, कानूनी, कि वो बजाय कि अदालतों को आके हिसाब दें, आइन के तहत वो इश्तिहारी हैं, अपने आप को सरेंडर करें, या वो बैठ के इदारों को बुरा भला कहें? तो ये बात बड़ी गलत है। हम 2 नहीं 1 पाकिस्तान, 2 नहीं 1 कानून के लिए उनको वापस लाना चाहते हैं। वो आएँ, यहाँ जेल में बैठें, अपनी सज़ा काटें। अगर अदालतें उस वक़्त अच्छी थी कि उनको ज़मानत दे दी, तो अब बुरी क्यों होगी जब शहबाज शरीफ अंदर हो गए? तो ये 2 बातें हैं, 2 निज़ाम हैं, और नवाज शरीफ साहब के मुंह से एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ। सर एक मिनट सर, देखें अब हमारी, फिर आप 1 मिनट है सर, फिर अगर आप इजाजत दें और आप मुझे गारंटी दें कि मुझे कुछ नहीं कहा जाएगा, तो मैं एक सवाल पूछ लूं आपसे सदाकत अली अब्बासी साहब। जी अभी आपको आज की माफी है, पूछें। चलें, मैं आपसे सवाल ये पूछ रहा हूं कि जिस तरह नोटिस आए हैं सबको, 2 नहीं 1 पाकिस्तान में कोई एक नोटिस किसी एक इदारे से, आसिम सलीम बाजवा साहब, मैं चलें गारंटी कर देते हैं कि वो सच्चे होंगे, उनको एक नोटिस तो आ जाता ना भाई।
देखिए इमरान, आप जो बात कर रहे हैं इसका जवाब नहीं मिलेगा। एक जवाब आप मुझे बोलने देंगे जी। इमरान, जो आपकी बात कर रहे हैं अखलाकी तौर पे ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है। ये हक पीपल्स पार्टी ने, नून ने, मुशर्रफ ने और पीटीआई ने ये हक सिर्फ और सिर्फ नैब के चेयरमैन को दिया है, नैब के इदारे को दिया है। जिस तरह कुछ हकूक कौम ने अदालतों को दिए, कुछ हकूक पार्लियामेंट को दिए, ये फैसला नैब ने करना है। उसने किसका केस बनाना है, किसको पकड़ना है और किसको छोड़ना है। और उसके बाद पाकिस्तान की अदलिया है जिसका बहुत एहतराम है, जिसको पीपल्स पार्टी ने, हमने, नून ने मिल के आज़ाद कराया था। आज़ाद अदलिया में अगर शहबाज शरीफ साहब को फैसला करते हैं कि उनकी जमानत नहीं तो अंदर चले जाएंगे, वरना वो बाहर आ जाएंगे। मेरा नहीं ख्याल कि आप बात कर सकते हैं, तकाजा कर सकते हैं, डिमांड कर सकते हैं, लेकिन आइन के मुताबिक ये हक चलो ठीक है, नैब का हक है, लेकिन ये तकाजा दो नहीं एक पाकिस्तान बनाने वालों को जरूर करना चाहिए। जिनकी ये ख्वाहिश थी, जिन्होंने ये नारा दिया था कि दो नहीं एक पाकिस्तान, उनको ये मुतालबा जरूर करना चाहिए नैब से। ब्रेक लें, वापस आते हैं, फिर बात करते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। मैं पहले जरा निहाल हाशमी साहब से। निहाल हाशमी साहब, शहबाज शरीफ साहब की गिरफ्तारी के ऊपर बहुत ज़्यादा आप लोगों ने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, बड़ा शद्द और मत के साथ आप बोले भी। शहबाज शरीफ साहब खुद भी बहुत गुस्से में थे। इवन जब वो नैब के ऑफिस में गए तो मेरी इतला के मुताबिक वहाँ पे गर्मा गर्मी भी हुई, और वो होनी भी थी क्योंकि शहबाज शरीफ साहब को लगता है कि वो बेगुनाह है। लेकिन यहाँ पे मामला तो कुछ और है, और जो आज तफसीलात सामने आई हैं उनके मुताबिक अभी नैब के वकला जो हैं वो दलाइल दे रहे थे कि बेल पटिशन वापस ले लिया शहबाज शरीफ साहब के वकला ने। सर ये क्या किया? यानी आप लॉयर हैं, आप बेहतर समझते हैं, इस ऑप्शन पे क्यों जाना पड़ा? और जब आप बेल वापस ले लेते हैं, खुद रिजेक्ट हो जाती है, उसके बाद अदालत कहती है जी इनको गिरफ्तार कर लें, तो ऐसी सूरत हाल में आप अदालत को या सिस्टम को कैसे ब्लेम कर सकते हैं, या हुकूमत को कैसे ब्लेम कर सकते हैं? इमरान भाई, मैं प्रैक्टिसिंग वकील हूं और नैब में भी प्रैक्टिस करता हूं और दीगर जगहों पे भी। और जब एक जगह पे चार्ज फ्रेम हो जाए तो फिर उसकी ज़रूरत नहीं पेश आती है। जिन हालात, जो तरीक़ेकार अडॉप्ट किया गया, जो सर्कमस्टांसेस क्रिएट किए गए, उसमें इसके अलावा कोई चारा कर नहीं था। आप जो आज जजमेंट है उससे पढ़िए, लोग उसको समझ रहे हैं। पाकिस्तान बार काउंसिल इस पर क्या कर रही है, सुप्रीम कोर्ट बार उस पर क्या कर रही है, वकला बरादरी इस पर क्या कर रही है, रिटायर्ड जजेस इस पर क्या करें, तो आपको साफ पता चल जाएगा। मगर जिस तरह से मीडिया ट्रायल किया जा रहा है, एंट्रो ही मैंने देखा कि अब नहीं बचेंगे, अब नहीं छूटेंगे और ये हो जाएगा। देखिए, इससे पहले आशियाना में भी गिरफ्तार किया गया था, वो कमजोर केस थे, वो कमजोर केस थे निहाल भाई। उस वक्त हमने कहा था छूट जाएंगे, बात सुन लेना। उस वक्त हमने कहा था छूट जाएंगे। मीन्स की बात करनी है तो क्या फैसल वाडा साहब के बारे में बात हुआ, क्या इमरान खान साहब के बारे में बात हुआ, क्या जहांगीर तरीन साहब के बारे में बात हुआ? आप सदाकत अब्बासी के अलावा जितने लोग हैं उन पे बारे में बात किया? किस के बारे में किस को फैसल मैंने लिविंग बियॉन्ड मीन्स पकड़ा गया? ये किसी भी आदमी के ऊपर आप ये तख्ता, और जो ये बातें करते हैं, नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के वालिद साहब कि इतने रईस थे कि सन 70 में उनके कारखाने कौमिया लिए गए थे, तो वो कोई आज के 50 साल पहले उनसे आप रसीदा करो 90 की मांग नहीं निहाल भाई, ये बात नहीं है। मैं यार सुना, अभी जब मैं सदाकत अब्बासी से बात कर रहा था, क्यों नहीं मांगा जा रहा? एक मिनट, जब मैं सदाकत अब्बासी से बात कर रहा था तो उस्मान बुज़दार की भी बात कर रहा था। सदाकत ने बातें की, मेरी अर्ज सुने, सदाकत भाई सवाल तो लेने, बड़ी ज्यादती की। सवाल तो लेने। निहाल भाई साहब ने फौज के खिलाफ भाग रहे हैं, भागते जा रहे हैं, आगे आगे भागते जा रहे हैं। मियां साहब ने बात की थी मुशर्रफ के उस अमल की। सदाकत, सवाल तो सुन ले। देखिए, सदाकत अब्बासी साहब से जब पूछूंगा ना तो उनकी पार्टी की करप्शन के बारे में पूछूंगा। मैंने बाजुआ साहब का पूछा, मैंने उनसे उस्मान बुज़दार का पूछा, आपसे पूछ रहा हूँ शहबाज शरीफ का। उन्होंने अपने सवालों के जवाब दिए, आप शहबाज शरीफ का जवाब दीजिए कि देखें सारी बैंक ट्रांजैक्शंस हैं, दर्जनों जाली कंपनियां हैं, और वो सारी की सारी शरीफ खानदान के चंद हज़ार के मुलाजमीन के नाम के ऊपर हैं, और उन कंपनियों के अंदर करोड़ों की और अरबों की ट्रांजैक्शंस हुई हैं, उनके पूरे बैंक रिकॉर्ड मौजूद हैं, इसलिए ये 50 से ज़्यादा वॉल्यूम बने हैं। देखिए, करप्शन तो हुई है ना साहब, मनी लॉन्ड्रिंग तो हुई है। अब ये कानूनी केस है। करप्शन नहीं कह सकते, इसकी वजह यह है कि जब तक वो साबित ना हो जाए। और एक बात मैं आपको बताऊं, मनी लॉन्ड्रिंग नहीं हुई है, कोई मनी लॉन्ड्रिंग नहीं हुई है। किस कानून के तहत आप कह सकते हैं कि मनी लॉन्ड्रिंग आप बताइए, मनी लॉन्ड्रिंग होती क्या है? वो उन देखिए, अमेरिका से शुरू हुआ, मनी लॉन्ड्रिंग नहीं हुई है। किसने मनी लॉन्ड्रिंग होती क्या है? निहाल भाई, हमारे नॉलेज में इजाफा कीजिए, मनी लॉन्ड्रिंग होती क्या है? ज्यादा उसकी बुनियाद नहीं, कहां से मनी लॉन्ड्रिंग हो गई भाई? मुझे बताएं, मनी लॉन्ड्रिंग होती क्या है? निहाल भाई,
आप मुझे बताएं उनके बेटों का कारोबार में शहबाज शरीफ साहब का क्या ताल्लुक, क्या वास्ता है? नहीं, मनी लॉन्ड्रिंग होती क्या है निहाल भाई? मनी लॉन्ड्रिंग की डेफिनेशन क्या है? 10 साल उनकी ट्रायल की कुछ नहीं पा सके और अब इंशाअल्लाह ताला उनके खिलाफ कुछ भी नहीं निकलेगा। निहाल भाई, मनी लॉन्ड्रिंग क्या होती है? आप देखिए, ये कागज का हेर फेर है, ये कागज का हेर फेर है। बैंक भी आपके हैं, स्टेट बैंक भी आप, FIA भी आप। निहाल भाई, आप किस चीज को मनी लॉन्ड्रिंग कहते हैं? मनी लॉन्ड्रिंग क्या होती है? आप अदालत में हम बताएंगे, साबित करेंगे कि सारे इल्जाम। देखिए, हम तीनों में आप लॉयर हैं, हम जानना चाहते हैं मनी लॉन्ड्रिंग क्या होती है, आप समझाएं क्या होती है। नहीं, मैं तो सदाकत साहब से पूछना चाहता हूं मनी लॉन्ड्रिंग क्या होती है। मनी लॉन्ड्रिंग जो FATF में है, मुझे सदाकत भाई साहब बताएं क्या होती है मनी लॉन्ड्रिंग? आपको पता क्या है? जो टेररिज्म के लिए इस्तेमाल हो, जो टेररिज्म के लिए इस्तेमाल हो, मनी लॉन्ड्रिंग पूछ रहे हैं तो आप शौकत तरीन साहब से पूछे, जहांगीर तरीन साहब से पूछे। अच्छा, चले सदाकत भाई साहब, आप बताएं मनी लॉन्ड्रिंग क्या है जी, आप बताएं। भाई FIA भी इनकी, मुंसिफ भी है, ये वकील भी, सब कुछ ये जहां चाहे जितना कागज चाहे बना ले। इससे भाई साहब मुझे बताएं, फिर मुझे तालपुर साहब के पास जाना है। साहब बात करने दें, और फिर इन लोगों को पता होता है कि कब किसको गिरफ्तार किया जाएगा। सिर्फ निहाल साहब मेरे टाइम पे आप लीजिएगा, सिर्फ मैं इमरान साहब आप बताएं जी मनी लॉन्ड्रिंग क्या है? धोना। सुने सुने, लॉन्ड्रिंग का मतलब होता है धो के साफ करना। किसी गंदी चीज को धोएं तो वो लॉन्डर हो जाती है। मसला ये है कि यहां पे करप्शन, किकबैक्स के पैसे आते थे, उसको वो हुंडी के जरिए बाहर बेचते थे। इन्होंने 1992 में इकोनॉमिक रिफॉर्म भाई ये तो अलीमा बीबी से भी पूछो और इमरान यार खान ये साहब तो से पुरानी बात है। मनी लॉन्ड्रिंग इनलीगली आप पाकिस्तान कमीशन आप अगर पाकिस्तान मुझे मौका देना यार बात तो कर देना निहाल साहब, उनको बात करने दें, उनकी बारी आ जाती है। कहते हैं जो इलेक्शन कमीशन में आपका केस जेर समाअत है। अच्छा मुझे मौका देना भाई। कहते हैं आप मनी लॉन्ड्रिंग उसे कहते हैं जो आप लेके आते थे चैरिटी के नाम पे और उसको आप गलत तरीके से लाते। अच्छा जरा एक मिनट सर, सारे लोग चुप करें। मनी एक मिनट मैं आपको क्लियर कर दूं सर, एक मिनट। मनी लॉन्ड्रिंग कहते हैं पैसे के हेर फेर को। जरूरी नहीं है कि जो पैसा मुझे मौका नहीं और जो पैसा पाकिस्तान से बाहर जाता है खाली वो मनी लॉन्डर नहीं होता, एक मुल्क के अंदर भी मनी लॉन्डर हो सकता है। अब बताइए आप। सर मेरी सुन लेना इमरान साहब, मुझे बात आप करने दें, फिर आप बोलिएगा जी। यहां से किकबैक्स लेके, कमीशन लेके, करप्शन करके आप पैसा हुंडी के जरिए बाहर भेजें और फिर इकोनॉमिक रिफॉर्म एक्ट मोहतरम नवाज शरीफ साहब ने पास किया था कि बाहर से कोई भी पैसा आएगा उसका सोर्स चेक नहीं किया जाएगा। वही पैसा बाहर से टीटी होके आता है। टीटी कौन करता है? मंजूर पापड़ वाला। वो कौन है? जिसके पास कभी जिंदगी में वो बाहर नहीं गया। तो जाली फिक्टिशियस उसका पासपोर्ट ही नहीं बना, कार्ड से बाहर से पैसा वापस आता है। वो जाता कहां पे है? उससे 96H मॉडल टाउन का घर लिया जाता है, निशात लॉज एक घर लिया जाता है बेगम साहिबा के लिए, डोंगा गली का विला लिया जाता है और DHA में घर लिया जाता है। ये वही पैसा है जो टीटीज के जरिए आता है। इमरान जरा सुन लें, ये 2020 में 16 अगस्त को रेफरेंस दायर होता है। निहाल साहब वकील है, मैं वकील नहीं हूं। मियां शहबाज शरीफ साहब के जो कह रहे हैं बड़े अमीर थे, 1990 में उनकी दौलत है 22 लाख, 1998 में 14 करोड़ हो जाती है। उसके बाद 2008 से 2018 तक ये सारा पड़ा हुआ है सर। देखें इस तरह तो आप सर अपने लोगों की भी दौलत चेक करें सर। 7 अरब रुपए का इजाफा होता है जिसका कोई सबूत नहीं। सदाकत भाई साहब आपके भी बहुत लोग अमीर हो रहे हैं, कोई सबूत तो दे, उसको छोड़ देना, रसीद तो दे, ये तो साबित होने की बात है। कमीशन की एक रसीद दे, एक रसीद बताएं कि चोरी का पैसा, एक रसीद दे, किकबैक का कोई केस, कोई FIR बताएं, कोई रेफरेंस बताएं। यार निहाल भाई पूरी दुनिया में होती है किकबैक की रसीद, पूरी दुनिया में। यार कहां है? आपने कोई FIR दर्ज किया? ऐसे इल्जाम लगा देते हैं। कहां पे आपने कैसे इल्जाम लगा देंगे? किकबैक के पैसे, किक के पैसे आप लोग लेते हैं, हमने नहीं लिया है। आज इस मुल्क को आपने क्या किया आज तक मेरे भाई? इल्जाम लगा रहे हैं जिसने पंजाब को बनाया शहबाज शरीफ जैसा दूसरा आपके पास नहीं। आप शहबाज शरीफ पे इल्जाम लगा रहे हैं। इमरान खान 4 वादा माफ गवाएं जो ये मानते हैं कि वो कैश का कारोबार करते रहे। निसार गिल वजीर आला हाउस में डंडा आपके पास है, जिसको चाहे बना लें आप। अली अहमद यार सुन तो लें, इनके अकाउंट में 2 अरब रुपया आया है। ये 15-20 हज़ार के मुलाजिम हैं। पाकिस्तानी अवाम बाकी फैसला खुद कर लें कि शहबाज शरीफ साहब को अंदर होना चाहिए या बाहर होना चाहिए। अच्छा चले मैं जरा तालपुर साहब के पास जाऊँ। तालपुर साहब देखें, इसका तो फैसला व्हाइट कॉलर क्राइम है, वो अदालत के होगा
और दूसरा जो है ये जो किक बैक्स होते हैं या करप्शन के पैसे होते हैं या कमीशंस होती हैं, ये इल्ज़ामात नून लीग ने आप पे लगाए, आपने नून लीग पे लगाए, लेकिन इनकी रसीद कभी नहीं होती और इनकी मनी ट्रेल कभी नहीं पकड़ी जाती। ये पैसा ज़्यादातर पार्टी फंडिंग के नाम पे और इन चीज़ों के ऊपर पूरी दुनिया में ऐसा ही होता है। ये तो चले मामला हल हो जाएंगे। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, आप इस तहरीक का मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं? अगर इमरान खान को ये हटाना है तो सबसे आसान तरीका है सारे इस्तीफ़ा दें और इमरान खान साहब को घर भेज दें। अगर सारे के इस्तीफ़ा देने की बात कर रहे हैं तो उसमें पीटीआई को भी आपको डालना पड़ेगा। अगर खाली सिर्फ आप चाहते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, नून लीग जो हम सारे इस्तीफ़ा दे के चले जाएं तो इनको तो फिर से रीइलेक्शन करना पड़ जाएगा। तो हमने पहले एक ज़बरदस्त किस्म का प्रेशर बिल्डअप करना है। जिस ज़माने में ये धरना दिया करते थे पीटीआई वाले नवाज शरीफ साहब के ख़िलाफ़, तो उस ज़माने में और इस ज़माने में बहुत हालात में फ़र्क है। उस टाइम की इकोनॉमिक क्राइसिस इस लेवल का नहीं था जितना आज है। तब वो मसले मसाइल नहीं थे जो आज पैदा किए गए हैं पीटीआई हुकूमत के बाद। तो मैं समझता हूँ कि इस्तीफ़ा देने से पहले ही अगर हम यकजहता तौर पर जिस तरह हमारा फ़ैसला है, हम लॉन्ग मार्च निकालते हैं, हम धरना देते हैं, तो ये 15 दिन भी बर्दाश्त नहीं करेगा इमरान खान एंड ही विल हैव टू टेक ऑफ। क्योंकि जिस तरह से एक इम्प्रेशन दिया गया है पहले वो नहीं था। पहले के वक्त में अभी के वक्त में नवाब साहब आप नवाज शरीफ साहब के दौर में कहते थे कि इस किस्म के एहतजाज जो है सिस्टम डीरेल कर देते हैं। अब आपको इसका कोई खदशा तो नहीं है? सिस्टम डीरेल क्या होगा? जो आज हालात हो गए हैं ऐसे हालात हो तो चुका है, इससे ज्यादा क्या होगा? आप इल्ज़ाम लगाते हैं ना कि भाई हम सब करप्ट थे, पीटीआई आ गई साफ सुथरा करने के लिए। तो पिछले 70 साल में अगर हम गलत थे, अगर हम करप्ट थे, तो फिर हमने तो 70 साल में 21 ट्रिलियन का खसारा किया ना। 21 ट्रिलियन का खसारा 70 साल में, और 2 साल के अंदर पीटीआई की हुकूमत ने खसारा लेके चली गई 43 ट्रिलियन पे, यानी मोर देन 42-43% जो आपने खसारे को ऑलमोस्ट डबल कर दिया है आप। यानी कि हम सब करप्ट थे तो हम तो बच्चे करप्शन के थे ना। असल करप्ट तो आप हैं, ना अहल भी हैं, करप्ट भी हैं। आपको हालात तो देखने पड़ेंगे ना, क्या हमारी सिचुएशन आपने कहां पर पहुंचा दी है। तो इससे तो वो सारे करप्ट दौर बेहतर थे जो आपके पहले आए थे। तो इट इज़ अ टाइम वी हैव टू नाउ टेक अ स्टैंड। अभी तो वो वक्त आने वाला है, अल्लाह माफ़ करे, जब हमारे पास कुछ अरसे में सैलरीज गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को देने के लिए हमारे पास नहीं रहेंगी। तो ये तो एक सिचुएशन जो है, कभी इतना दबाव आम आदमी पर नहीं आया। कभी लाइफ सेविंग ड्रग्स की प्राइसेस इस तरह से मल्टीप्लाई नहीं होने दी किसी हुकूमत ने। कभी वीट की प्राइसेस यहां पर सर्ज नहीं करने दी। हमारे पास जितने क्राइसिस आते हैं उन पे प्राइम मिनिस्टर साहब लेते हैं नोटिस, और जिस चीज़ का नोटिस लेते हैं वो बदतर से बदतर होती है। मैं तो एडवाइस करूंगा मेहरबानी करके खान साहब नोटिस लेना बंद कर दें, वैसी सिचुएशन चलने दें। क्योंकि जितनी माफिया है, जो कुछ ये काम कर रहे हैं, वो आपके अपने हैं। आपकी रिपोर्ट्स आती हैं, आप खुद रिपोर्ट्स में उनको ख़राब करते हैं, फिर आपकी अपनी हुकूमत उनको हटा देती है, फिर दूसरी मिनिस्ट्री दे देती है। जो दूसरे शुगर क्राइसिस में इन्वॉल्व होते हैं उनको आप ग्रीन हार्ट देते हैं, आप चले जाएं लंदन, जाके आप जाके बैठ जाएं, वहाँ पे जाके ऐश ही करें। अगर नवाज शरीफ नहीं आता लंदन तो आप जो है सो टीम भेजेंगे, उसको लेके आएगी, आपने कैबिनेट से मंजूरी दे दी तो जहांगीर तरीन साहब को भी भेजना, कोई टीम ले आके, वो भी उनको भी तो आके यहाँ पे पेश होना है। आपका जो आज सबसे करप्ट अदारा नैब का है, जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि ये बायस्ड है, ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, आप चाहते हैं कि हम उनके फैसले सुने, हम उनकी बात सुने, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने ही बायस्ड कर दिया कि वो पॉलिटिकल मीन्स के लिए काम कर रहे हैं, आर्म ट्विस्टिंग कर रहे हैं, गलत केसेस कर रहे हैं। उनके तो हम ये नवाब साहब, ये आप लोगों का गुनाह है, आपका और पीएमएलएन का गुनाह है जो पूरी कौम भुगत रही है। अगर उस दौरान आप लोग होश करते और इस इदारे को ख़त्म करके बेहतर इदारा बनाते तो आज आप लोगों को ये भुगतना ना पड़ता। भारत पीटीआई इसको कंटिन्यू कर रही है। ब्रेक ले लेते हैं, वापस आएंगे, लेकिन मैं पूछूंगा कि 264% इजाफा जिंदगी बचाने वाली अद्वियात में, इस किस्म का सोटा मारा आपकी हुकूमत ने, पीटीआई ने, इसका जवाब तो आपको देना पड़ेगा। मैं ब्रेक के बाद आके लेता हूं सदाकत भाई साहब से। वेलकम बैक नाजरीन। जी सदाकत भाई साहब, अब आपके लिए यलगार है, बहुत सारे सवालात हैं। देखिए, एक लम्हे के लिए अगर इन चीज़ों को एक साइड पे रख दें कि अपोजिशन क्या कर रही है, एहतजाज कर रहे हैं, उनकी पॉलिसी ठीक है या गलत है, या उनका हक बनता है या नहीं बनता, लेकिन दूसरी तरफ आवाम का हक बनता है खुशहाल होने का, उनका हक बनता है कि उनके मसाइल हल हो।
आपने जो भी इशू उठाया उसको मुकम्मल नहीं किया। यानी गैस की आपने कहा पैसे वापस मिलेंगे, लोगों को नहीं मिले। आपने कहा कि गैस की कीमतें जो बीच में बढ़ गई थी, ज़्यादा बिल आए थे, ओवर बिलिंग, हम आपको बताएंगे क्यों हुआ, कैसे हुआ, आपने आज तक नहीं बताया। इस तरह दर्जनों चीज़ें ऐसी हुई हैं आपके दौरे हुकूमत में। आटे का मामला था, चीनी का मामला था, वो इंक्वायरीज में हमें नहीं पता कि कौन बंदा गिरफ्तार हुआ और जिम्मेदार कौन था और कौन कौन लोग थे जो इस सारी चोरी में मुलव्वस थे, हमें आज तक पता नहीं चला। और कुछ आपने ऐसे इक़दामात भी नहीं किए जिनसे चीज़ें सामने हों। आप ये वाला पोर्शन तो अपना कम से कम जो आपकी जिम्मेदारी है वो तो पूरा करें अपना। दवाई और दवाई के मामले में एक सवाल हो, एक मिनट सर, 264% सर इजाफा जिंदगी बचाने वाली अद्वियात में। सर ये तो ज्यादती है सर, ये तो ना करें कम से कम। इमरान साहब ज़रा मुझे अनइंटरप्टेड बात करने दीजिएगा। तालपुर साहब ने पहले एक बात की कि खुदा न खास्ता इस हुकूमत की माशी हालत ये है कि इनके पास तनख्वाहों के देने के पैसे नहीं है। तो मैं इनकी करेक्शन करना चाहता हूँ, ज़रा डाटा चेक कर लें, स्टेट बैंक का रिकॉर्ड चेक कर लें। जब हमने हुकूमत मिली थी तो पाकिस्तान को खुदा न खास्ता दिवालिया होने के करीब था। आज आप जवाब उसका दे भाई, महंगाई का और माफिया का। माफिया के बारे में जवाब दे। स्टेट बैंक छोड़े आप स्टेट बैंक को छोड़ दें। इस वक्त आपके पास हकीकत पसंद बात करें, मेहरबानी करें। आप माफिया पे बताएं, आटा, चीनी, पेट्रोल, गैस, बिजली और दवाई। मैंने आपकी बात सुनी है भाई। और ये इमरान साहब आप क्या करते हैं सर? मैं अब गुजारिश ही कर सकता हूं उनसे, अब अपोजिशन बहुत गुस्से में है, ये नहीं अब काबू आएंगे किसी के भी, मैं आपको बता रहा हूं। अब आप आदत डाल लें अपने आप को, अब आप अपने आप को आदत डाल लें। मैंने वैसे गुजारिश ही कर सकता हूं। मैं निहाल भाई, मेरे ख्याल में उन्होंने बात सुनी थी, आप भी सुन लें, आप भी सुन लें उनको, उन्होंने आपकी बात सुनी थी। जी मुझे जवाब देने देंगे तो मैं दूंगा नहीं यार। जी देखें, नवाब साहब ने कहा कि खुदा ना खास्ता पैसे नहीं है तनख्वाह देने के, बिल्कुल ये गलत बात है। आप इसके बाद प्रोग्राम के बाद चेक करें कि स्टेट बैंक के पास रिजर्व की क्या पोजीशन है। पाकिस्तान की मईशत स्टेबल है, आपका तो कहना वो पोजीशन है। जरा ब्लूमबर्ग को चेक कर लें, मूडीज को चेक कर लें, सारे बाकी। ओ भाई, आवाम के पास दवाई खरीदने के पैसे नहीं है। 20 अरब डॉलर के खसारे आज 3 अरब तक आ गए, बल्कि सरप्लस में आ गए। अब रही बात कि वाकई ये बात है कि इतने माफियाज इन्होंने पाले, क्योंकि ये खुद माफियाज का हिस्सा थे। शुगर मिलें या नवाज शरीफ खानदान साहब की हैं, नवाज शरीफ साहब के खानदान की हैं, या सर यानी ये इतने बड़े माफियाज हैं कि आपको दवाइयों की कीमत 264% बढ़ानी पड़ गई माफिया की वजह से। मैं दवाइयों पे आता हूं ना, सारे बढ़ते जा रहे हैं। सुन लें। यानी ये इतने बड़े माफियाज हैं कि आपकी हुकूमत है और आप आटे और चीनी के चोर पकड़ नहीं सके आज तक। इमरान साहब इनके पार्टनर्स बन गए ना सारे माफिया वाले। मैं बात मुकम्मल कर लूं जी। इन तमाम माफिया की हुकूमत आ गई है, इससे पहले कभी नहीं आई, अब इंशाल्लाह कार्रवाई भी होगी। रही बात वाकई दवाइयों में, कुछ दवाइयों के बारे में सुप्रीम कोर्ट का फैसला था, कुछ दवाइयों के बारे में ये कि मार्केट में अवेलेबल नहीं थी और कुछ कंपनियां बंद हो रही हैं। लेकिन इमरान खान सर, सुप्रीम कोर्ट का हर साल फैसला आ गया था। अभी 1 साल पहले आपने कीमतें बढ़ाई 400%। दवाइयों का आवाम के पास रोटी के लिए पैसा नहीं, चीनी के लिए पैसा नहीं, बिजली के बिल के लिए नहीं, दवाई के लिए पैसा नहीं। उनकी भी दवाई यार, आप सुप्रीम कोर्ट में अपील लेके जाए, आपने कीमत बढ़ा दी। खाली है। सदाकत अब्बासी साहब, आज मुंतजिर है कि आटा चीनी यार, ये 1 मिनट में बात करने निहाल भाई, 1 मिनट। अब सदाकत भाई साहब, सुप्रीम कोर्ट ने अगर कहा कि कीमत बढ़ा दें, अव्वल तो मैं ये नहीं मान सकता कि सुप्रीम कोर्ट आपको कह रही है कि दवाइयों की कीमत हो ही नहीं सकता, जिंदगी बचाने वाली। और अगर उन्होंने कहा भी है तो आप अपील लेकर गए हैं सुप्रीम कोर्ट में, या आपने कहा ठीक है जी अच्छी बात है बढ़ा देते हैं? मोअज़्ज़ज़ अरकान, मेरी बात सुन लें। सुप्रीम कोर्ट ने हार्डशिप केस में कुछ दवाइयों की कीमत बढ़ाने का इसलिए कहा वो कंपनियां बंद हो जाएंगी, दवाइयां इंपोर्ट करनी पड़ेंगी। नंबर दो कुछ दवाइयां जो है वो चूंकि मार्केट में बहुत सर, मुशीर सेहत का स्टेटमेंट ये नहीं है। मुशीर सेहत का बस खत्म नहीं, प्रोग्राम खत्म हो गया। लेकिन मैं जानना चाहता आपको ये बता दूं कि मुशीर सेहत का स्टेटमेंट नहीं है जो आप कह रहे हैं, उनका स्टेटमेंट इससे मुख्तलिफ है। वो सुप्रीम कोर्ट का बहाना नहीं बना रहे सर, खुदा का वास्ता सर, लोगों को देखें आप, जिंदगी बचाने वाली दवाइयां हैं। अब तक के लिए इतनी, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।